वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चल रहा था उसमें हमने सीखा है अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को, रेजोनेंस को और हाइपर कंजुगेशन को। तो मैंने रेजोनेंस के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही रेजोनेंस कहलाता है ना। और आज मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दुनिया में जितने भी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका केवल 3 ही टाइप है। All organic compound separated in 3 parts. First is aromatic, second is anti-aromatic and last is non-aromatic. तो दुनिया में कितने प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है? 3 प्रकार के। पहला एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक और तीसरा नॉन एरोमेटिक। लेकिन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा और कौन नॉन एरोमेटिक होगा, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसके लिए एक केमिस्ट जिनका नाम हक्कल था, उन्होंने अपना एक रूल प्रपोज किया लोगों के सामने और बताया कि जो हमारे नियम का पालन करेगा, जो भी कंपाउंड हमारे नियम का पालन करेगा वो एरोमेटिक होगा। तो क्या है उनका नियम, कैसे पहचान की जाएगी एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक की, ये सब बातें आज के लेक्चर हम सीखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट इज एरोमेटिसिटी। आज हम लोग एरोमेटिसिटी की बात करने जा रहे हैं। एरोमेटिकता के अकॉर्डिंग इसे हिंदी में एरोमेटिकता कहते हैं और इसके अकॉर्डिंग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। क्या क्या नाम है? नेमिंग, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड लास्ट इज नॉन एरोमेटिक। बताने और सिखाने से पहले एक बात आप सब लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कोई भी आपसे ये सवाल करे कि इन तीनों में, एरोमेटिक कंपाउंड में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कौन ज्यादा स्थायी है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप याद रखिएगा स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, आप स्टेबिलिटी के ऑर्डर को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। सबसे कम एंटी एरोमेटिक और सबसे ज्यादा एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक की जो स्टेबिलिटी है वो एरोमेटिक से कम लेकिन एंटी एरोमेटिक से ज्यादा। ठीक है। अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? आपने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। जिस कंपाउंड के पास एनर्जी कम होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि अगर हम ये बोल देंगे हैं कि एरोमेटिक
कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी जो एनर्जी होगी, एरोमेटिक कंपाउंड की जो एनर्जी होगी सबसे कम, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, एंटी एरोमेटिक। याद रखेंगे। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा और कौन नॉन एरोमेटिक होगा। इसको मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं बाय हकल्स रूल। हम किसके अकॉर्डिंग इसको सीखेंगे, हकल के नियम के अनुसार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतनी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को अगर ये बताना है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, हकल का नियम। हकल के नियम से हम जान पाएंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट हकल्स रूल। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा हकल का नियम क्या कहता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा फॉर डिस्टिंग्विश आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए। ठीक है, तो हकल का नियम ओनली वैलिड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। दुनिया का जो भी कंपाउंड, हर वो कंपाउंड जो हकल के नियम का पालन करेगा वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। जो हकल के सभी पॉइंट का पालन करेगा, जो हकल के सभी नियमों का पालन करेगा वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या क्या इनके नियम है। पहला नियम, हकल का पहला नियम क्या है, ये फॉर एरोमेटिक। हकल का नियम एरोमेटिक के लिए ही है केवल, और क्या कहता है, हर वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा जो इनके सभी नियमों का पालन करेगा। तो पहला नियम क्या है, फॉर एरोमेटिसिटी, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड मस्ट बी कंटेन 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पहला पॉइंट कहता है कि हर वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, हर वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4n+2 होगी। जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4n+2 होगी। एक पाई बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो चाहे अगर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हो तो उसे पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एरोमेटिक के लिए जो n होगा उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक, अगर आप n की वैल्यू को 0 रखते हो तो क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n को 0 रखोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, 4 का बड़ा 0 करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कंपाउंड एरोमेटिक होना है कंपाउंड को, तो उसके पास कम से कम कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 पर जरा चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 रखोगे तो 4, 1 कम 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4, 4 में 2 को ऐड करोगे तो क्या देगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार n बराबर 2 रखोगे तो 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ दो 10। एक बात ध्यान दो, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, n बराबर 3 रख दो तो 4 3 या 12, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 12 में 2 जोड़ दो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आगे n बराबर 4 रखोगे तो 18 आएगा, 18, 22, 26, 30, 34,
38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 4 का डिफरेंस आप बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, कंपाउंड मस्ट बी कंटेन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? कंपाउंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सेकंड, these pi electrons must be delocalized in a ring। करेक्ट, these pi electron must be delocalized in a ring। सिर्फ यही पॉइंट फॉलो होने से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ये पॉइंट भी आपका फॉलो होना चाहिए। हर एक पॉइंट हकल का अगर एक भी पॉइंट अगर फॉलो नहीं हुआ तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। हकल के हर नियम का पालन होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है, दीस पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डीलोकलाइज्ड इन द रिंग। यही पाई इलेक्ट्रॉन कौन से, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डीलोकलाइज्ड इन द रिंग। यही पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमना चाहिए। और आपको मैंने बताया था पाई इलेक्ट्रॉनों का घूमना, पाई इलेक्ट्रॉनों का दौड़ना क्या बोला जाता है, रेजोनेंस बोला जाता है। मतलब अगर कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। रिंग का मतलब कि एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज, साइक्लिक के साथ कंपाउंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए, डीलोकलाइज करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम बिल्कुल कंजुगेटेड होना चाहिए, सिग्मा और पाई अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर कभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर गया, if lone pair electron involved in resonance, if lone pair electron involved in resonance, then lone pair electron is not calculated as a lone pair electron, it is calculated as a pi electron। कि अगर कभी भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में नहीं बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में गिना जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा नियम है इनका, तीसरा नियम, पहला क्या है, कंपाउंड मस्ट बी कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा है दिस पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डीलोकलाइज्ड इन अ रिंग। तीसरा है रिंग में घूमने के लिए कंपाउंड को कैसा होना चाहिए, कंपाउंड must be planar। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। ठीक है, कैसा प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड समतलीय होना चाहिए। और समतलीय कब होगा, each atom sp2 hybridized which is present in a ring। जो भी परमाणु रिंग में है, ध्यान रखिएगा, जो भी परमाणु रिंग में है, सब प्रत्येक एटम जो रिंग में है उनका संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ये चार नियम है कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है। अगर कोई कंपाउंड भी चारों नियमों का पालन करता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। चारों में से अगर एक भी मिस हुआ तो समझ लेना तो कंपाउंड एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता।
एरोमेटिक होना है तो ये 4 नियम का पालन करना होगा। पहला नियम है कंपाउंड के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, 22। लेकिन अगर कोई कह दे 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो कंपाउंड क्या एरोमेटिक होगा, कभी नहीं होगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन पे कभी नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होनी चाहिए। सबसे कम से कम कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2। कोई बोलते 4 पाई इलेक्ट्रॉन पे एरोमेटिक होगा, कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये घूमना चाहिए। घूमने के लिए मतलब कंपाउंड में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, और कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, समतली होना चाहिए। और समतली तब होगा जब संकरण क्या होगा, यस। इज दैट क्लियर? तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। पूरे नियम को कायदे से आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जहां कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा कमेंट में जाके। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपको ये कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया है, और जिसमें आपको ये बताना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, यस या नो बताना है। कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो सब तो कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है ना, कंपाउंड साइक्लिक है। जहां जहां ये टर्मिनल है, मोड़ है, वहां कार्बन होता है। ये बात तो उम्मीद करूंगा सबको क्लियर होगा। कार्बन की वैलेंसी देखो, मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर रहा हूं, बाकी जगह आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है, क्लियर है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। बॉन्ड कितना होना है, 1 2 3। अभी आगे देखो, इधर भी आपने ऐसा किया है, और ये ऐसे, फिर इधर ये ऐसे है, ठीक है, और ये कार्बन ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, आप ऐसे समझ लो जहां जहां मोड़ है वहां कार्बन है। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पे आपको ये स्केलेटल स्ट्रक्चर दिखाई नहीं जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा जो एक वैलेंसी खाली है ना, तो खाली है नहीं, वो वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है। जब भी कार्बन की संयोजकता में आप कमी पाओ, तो उससे आप क्या करो ना, जितने की कमी हो उतने हाइड्रोजन आप जोड़ दिया करो। ये आपका अधिकार है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ध्यान रखिएगा, हर जगह हाइड्रोजन है एक। ठीक, अब आप को बोल रहा है कि आप बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। तो पहले हम बात करते हैं कि इनके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पर। देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हर जगह आप ऐसे गिन लो, हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई, ये है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, तो सिग्मा को कितना बना है, तो सिग्मा को आप इरेज कर दो ऐसे कि इससे हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो पाई बॉन्ड जहां जाए केवल उसी को चिन्हित करेंगे। ये देखो पाई, हर पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पहले पॉइंट तो फॉलो कर रहा है, सेकंड पॉइंट को चेक करो। डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए। क्या रेजोनेंस होगा, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हाँ रेजोनेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं, कंजुगेशन टूटा नहीं है, रेजोनेंस होगा। सेकंड भी फॉलो कर रहा है, हाँ डीलोकलाइजेशन होगा। आगे की बात तीसरे नंबर पे आ जाओ। अब क्या कर रहे हैं, प्लेनर होगा। प्लेनर कब होगा, जब सबका संकरण क्या होगा, रिंग में जितने भी एटम हैं सबका संकरण क्या आ जाए, sp2 आ जाए। आप ये चेक करो, ये संकरण sp2 आ रहा है नहीं आ रहा है,
तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हो आप? तो हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना आपको बताया गया होगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक में आप बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते समय हमेशा ऐड कर देना क्या, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिस एटम का संकरण निकालना है उस एटम से जुड़े कुल सिग्मा बॉन्डों की संख्या को काउंट कर लो। यानी पूरे कंपाउंड का सिग्मा मत गिनना, जिस एटम का मुझे संकरण निकालना है उस एटम से जुड़े सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और उस एटम के पास कुल कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये गिन लो। भाई ऐसे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं बनाया है, तो आप उनको काउंट कर लो। अगर जोड़ने पर, अगर इन दोनों को जोड़ने पर एक आ जाए, कभी एक नहीं आएगा, हालांकि कम से कम दो आएगा, दो आने पर हाइब्रिडाइजेशन हम मानेंगे sp। जब तीन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हम मानते क्या है, sp2 मानते क्या है, वो होता ही है। अगर तीन आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, चार आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, पांच आ जाए तो sp3d, sp4 नहीं होता है क्योंकि p में मैक्सिमम तीन ही ऑर्बिटल होते हैं, 6 आ जाए तो sp3d2 और 7 आ जाए तो sp3d3। ये ध्यान रखिएगा। अगर इन दोनों का ऐड 2 आ गया तो संकरण sp हो जाएगा, 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया तो sp3। एकदम शॉर्ट बता रहा हूं। अब आगे आगे मान लो मुझे इस कार्बन का संकरण निकालना है ना, तो क्या करूंगा, चेक करूंगा कि इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, सिग्मा ये तो पाई, और पाई बॉन्ड इज नॉट कैलकुलेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय हम पाई बॉन्ड को गिनेंगे नहीं, पाई बॉन्ड को गिना ही नहीं जाता है हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय, सिर्फ किसको गिना जाएगा, सिग्मा बॉन्ड को, और उसके ऊपर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यही गिना जाएगा। अब आप यहां देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा हो गए, लोन पेयर कार्बन के पास नहीं है तो तीन सिग्मा जीरो लोन पेयर ऐड करने पर तीन आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। सब सेम है, यहां भी sp2 आ जाएगा, यहां भी sp2, समझ में आ रहा है कैसे? तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है तो ज्योमेट्री प्लेनर जरूर होगी। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि ये हकल के सभी नियम का पालन कर रहा है। ठीक, नोट कर लीजिए। उसे भी इसी तरीके से देखिए, उसे भी, ठीक है। चलिए अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। यहां आप देखो जरा ध्यान से, इस एग्जांपल में आप ध्यान दीजिए कि ये कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आप एक की कमी है तो हाइड्रोजन को दिखा दो। भाई 1 2 3 बॉन्ड था, एक जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन से, ये डबल बॉन्ड नहीं है, इसको सिंगल ही समझो, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। 1 2 एक वैलेंसी +4 से कंप्लीट है, ऐसा हाइड्रोजन दिखा। काउंट करो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। पहले तो काउंट हो गया कि एक ही पाई बॉन्ड एक ही है, तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या नियम में ऐसा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, बिल्कुल बताया ही गया है। 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 14 होगा, 18 होगा, 22 होगा, 26 होगा, 30 होगा, तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। 2 के बाद 4 4 का डिफरेंस पे समझ लेना। नेक्स्ट, रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, चेक कर लो पाई इलेक्ट्रॉन किधर घूमता है। अगर चार्ज आ गया तो प्लस की ओर और माइनस के विपरीत मूव कराओ, प्लस की ओर इधर से कराना तो इधर, इधर से करा रहे तो इधर, प्लस की ओर मूव कराया, जहां से चला मतलब यहां से चला, बॉन्ड यहां पे है ना, ये ऐसे मूव करेगा तो यहां आएगा, यहां से चला और यहां के रुक गया, तो यहां से चला यहां रुका, प्लस की ओर मतलब यहां डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये आके इधर आएगा, ऐसे बॉन्ड ऐसे रोटेट करेगा। तो क्या होगा, जब आप इसे कन्वर्ज करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, हाइड्रोजन तो था ही, ठीक,
अब यहाँ से जहां से गया वहां प्लस चार्ज, जहां रुका वहां पे माइनस, यहाँ आएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ है प्लस, तो ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? हाँ बिल्कुल मूव कर रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट, क्या डीलोकलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो कंपाउंड के एरोमेटिक होने के आसार दिख रहे हैं। तीसरा देख लो, केवल हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो हाइड्रोजन का। यहाँ देखो 1 2 3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर तो है ही नहीं, 3 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp2 है। इधर चेक कर लो, यहाँ भी sp2 आएगा। इधर देखो प्लस चार्ज को गिना नहीं जाता है, तो कितने सिग्मा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या ईच एटम रिंग में उपस्थित, क्या प्रत्येक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? प्लेनर भी होगी, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। क्लियर? अभी इस कंपाउंड को देखो, सिग्मा सिग्मा कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से जोड़ दिया है। अब आप क्या करो, क्या देखो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पर है। पाई इलेक्ट्रॉन को गिनो, 2 2 4, भाई एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन में 4। पहले पॉइंट पे ये मिस कर गया हथेली नियम को। अगर कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा? चेक करो, कम से कम 2 के बाद क्या आता है? 6। 4 का नंबर नहीं है, 4 हो गया तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, भले ही कंजुगेशन में है, भले ही इसमें लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक नहीं है तो क्या होगा, इस बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, तो आगे के वीडियोस को देखने के लिए स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।